नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कांग्रेस अब कर रही है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया और राहुल का नाम चार्जशीट में जोड़ा है। यह रिपोर्ट देखिए। केवल डराने धमकाने की और विपक्ष को समाप्त करने की एक साजिश है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे झूठा मुकदमा लगा दो। साजिशों के अलावा कोई बात हो रही है क्या? ईडी के एक्शन पर भड़की कांग्रेस। सोनिया राहुल पर आज आग बबूला कांग्रेस। राजधानी जयपुर में ईडी ऑफिस की घेराबंदी। केंद्र सरकार के खिलाफ फूटा जबरदस्त गुस्सा। कांग्रेस ने ऐलान के मुताबिक देश के अलग अलग शहरों में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड केस की पहली चार्जशीट में जोड़ने का विरोध किया है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए चार्जशीट में उनका नाम जोड़ा गया है और केवल डराने धमकाने की और विपक्ष को समाप्त करने की एक साजिश है, लेकिन इसमें ये कर नहीं पाएंगे। गांधी जी की पार्टी है ये। गांधी जी ने लोकतंत्र दिया है देश को। हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं और पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से डेमोक्रेटिक रूप से हम विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा की सरकार जब से देश में बनी है, उनके पास कोई काम नहीं है कि उनके विपक्ष में कोई बोले नहीं, कोई खड़ा नहीं होए। अगर कोई थोड़ा सा भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, भारत सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको ईडी से डरा धमकाते हैं। आज तक अगर किसी नेता के यहाँ पे ईडी ने रेड डाली है तो वो 193 विपक्षी दल के नेता हैं। इस मामले में 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। सोनिया और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। ये नाटक चल रहा देश के अंदर और पूरे मुल्क में आपकी तरह धरना लिए बैठे लोग, आप सोच सकते हैं कि ये चाहते क्या है। और ये ठीक कहा गया कि जो नई कंपनी बनी है यंग इंडियंस, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें 1 रुपया भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता, कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता उसके अंदर। वो कंपनी बने कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं तो ईडी कहाँ आ गई? लगातार ईडी आती है, कुछ तो डर गए, वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो एकदम क्लियर होके निकल गए। लेकिन जो लोग देश के मान सम्मान के साथ, खुद के मान सम्मान के साथ, पार्टी के आत्म सम्मान के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, वो आज भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के खिलाफ सीना फुला के उनके सामने खड़े हैं। जब सेनापति पर हमला हो जाए तो समझ लेना चाहिए पूरी फौज को लड़ना चाहिए और राहुल गांधी पर हमला कर रही है सरकार, ये ध्यान रखना। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास है। इस मामले में ईडी ने अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए मानी है। साथ ही संबंध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया गया है। उनको सबको कानून का काम करेगा, इसमें धैर्य से बैठना चाहिए और जो जवाब देना है दो ना। ईडी के सामने जब ईडी बुलाती है, कोई भी पूछताछ के लिए बुलाती है, आज भी वाड्रा जी को बुलाया, जवाब देंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। जब जवाब है ही नहीं तो फिर
कानून का काम करेगा। इसमें बीजेपी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है, न कोई केंद्र सरकार का, न राज्य सरकार का। जो कानून सम्मत काम करेगा उसको न्याय मिलेगा। कानून के खिलाफ में जो काम करेगा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, हड़पना चाहेगा, उसको सजा मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है जिसने राजनीति को गरमा दिया है। नेशनल हेराल्ड आजादी से पुराना अखबार है जिसका प्रकाशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित की गई कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के जरिए होता था। समय के साथ एजीएल वित्तीय संकट में घिर गई और 2008 में इसने प्रकाशन बंद कर दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एजीएल को लगभग 90 करोड़ 25 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया ताकि वो अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा कर सके। लेकिन आरोप है कि 2010 में यंग इंडियन नामक एक नई कंपनी बनाई गई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बहुमत हिस्सेदारी थी। यंग इंडियन ने एजीएल के 99% शेयर केवल 50 लाख रुपए में हासिल कर लिए। आरोप है कि लेन देन एजीएल की हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों को हड़पने के लिए किया गया। नेशनल हेराल्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप साल 2012 में लगे जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवाया और आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने धोखाधड़ी और जमीन हड़पने के लिए एजीएल की संपत्तियों पर कब्जा किया। ईडी ने 2021 में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम होने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आग बबूला है और बीजेपी पर एजेंसियों के मिसयूज का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है। जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हाल ही में हुए आईफा अवार्ड्स को लेकर के बीजेपी को घेरा है। खाचरियावास ने आईफा में सरकार के शामिल होने के साथ कई तरह के आरोप लगाए हैं। फोटो खिंचा ली, मस्त आदमी है। मैं क्या वो दाव तंगड़ो चलायो, जे माँ की इतनी बड़ी नेता होती और जे भी के कमर में हाथ डाल दे तो शाहरुख खान, तो लोग कहता ये देखो, अरे कहां है राहुल गांधी, उनकी उप मुख्यमंत्री की कमर में, सनातन धर्म वाले की कमर में देखो इस शाहरुख खान ने हाथ डाल दिया। अठे बीजेपी वाला बोले ही कौन। मैंने एक वीडियो डाल दिया शाहरुख खान का, अब शाहरुख खान तो लाई समझोगे नहीं, वो तो हाथ पकड़ डाल कमर में, जयराम जी फोटो खिंचा ली, मस्त आदमी है। मैं क्या वो दाव तंगड़ो चलायो, जे माँ की इतनी बड़ी नेता होती। बीजेपी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में सीएम अजय लाल शर्मा ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने कहा कि वक्फ सुधार से सभी को फायदा होगा। वक्फ की संपत्ति अपनी संपत्ति बनाकर लोगों ने फायदा लिया है। विपक्ष इसका भ्रामक प्रचार कर रहा है। मस्जिद के कानून को यह कानून प्रभावित नहीं करता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 80% संपत्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। तो बीजेपी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में सीएम अजय लाल शर्मा ने शिरकत की और इसी दौरान आपको बता दें कि सीएम अजय लाल ने यह कहा कि वक्फ सुधार से सभी को फायदा होगा। वक्फ की संपत्ति अपनी संपत्ति बना करके लोगों ने फायदा लिया है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। विपक्ष इसका भ्रामक प्रचार कर रहा है। मस्जिद के कानून को ये कानून प्रभावित नहीं करता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 80% संपत्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मिलेगी लंबित मामलों का निर्णय अब न्यायालय करेंगे, जिससे निष्पक्षता भी रहेगी। इस कानून के माध्यम से उन सभी लोगों को फायदा हो रहा है जो उसका दुरुपयोग करते थे। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने बताया था कि कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया। ना कुछ लोगों ने जिस तरह से उस वक्त की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना करके उसका फायदा लिया है, कुछ नाम भी वो गिना रहे थे। साथियों, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, ईडी गठबंधन इस कानून को लेकर के भ्रामक प्रचार कर रहा है और उसकी नीति रही है कि हर जो कानून, अच्छा कानून आता है उसका भ्रामक प्रचार करके जनता में अफवाह फैलाने का काम करते हैं। वे दावा करते हैं कि कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकार को छीन रहा है या मस्जिदों को प्रभावित करेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मस्जिद या व्यक्तिगत कानून को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता
ये केवल वक्फ बोर्ड की कार्यकलापों को सुधारने पर केंद्रित है। और खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल वक्फ को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर में फजलुर रहीम ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे कर कॉलोनी काट दी, हजारों बीघा जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया। वो बिच्छू की तरह वक्फ संपत्तियों पर डंक मार रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रभारी ने जिन पर आरोप लगाया है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव बताए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो मुसलमानों के बीच जाएंगे और वक्फ पर बने नए कानून के जो फायदे हैं वो बताएंगे। जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का महामंत्री है फजलुल रहमान। ये मुसलमानों के जो भी नाम है फजलुल रहीम, ये मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने का पाखंड करता है। उम्र हो गई होगी 79-78 ईयर्स। आज भी वह भिक्षु की तरह मुस्लिम संपत्ति पर डंक मार रहा है। हिदायत ट्रस्ट, मंदिर माफी, हिदायत ट्रस्ट भवन, इसकी एकड़ों एकड़ों जमीन इसने बेच डाली। पटवारी की रिपोर्ट में सब लिखित है। और उन जमीनों पर उसने आधुनिक कॉलोनियां और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े करा दिए। जो बची कुची जमीन है उसको भी बेचने की प्रक्रिया चला रहा था। अब स्वाभाविक रूप से मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, आप जिन भी कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं का नाम ले लेंगे, मुझे बताते हैं कोई रफीक खान है और कौन क्या है, सबने क्या क्या कैसे कैसे कब्जा किया है। तो कहते हैं ना कि सब बिच्छू है। आमीन, और क्या है, बिच्छू पालिएगा तो डंक मारेंगे। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जी के चेले चपाटे हैं। जी के चेले चपाटे हैं। वो किसी का चेला चपाटा हो, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाऊंगा। यह एक मानसिकता है, लुटेरे हैं ये लोग। माननीय प्रधानमंत्री ने इनको भू माफिया की संज्ञा दी है, तो मैं भी उसी शब्द का प्रयोग करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि ये जमीनें, इनसे होने वाली आय गरीब मुसलमानों के हित में प्रयोग की जाएगी। जो वक्फ का उद्देश्य है, 1 रुपया भी और 1 इंच भी गैर मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए प्रयोग नहीं होगा। दूसरी चीज, गरीबों की संपत्ति को लूटने वाले मुस्लिम भू माफियाओं को हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुस्लिम समाज तक उसका लाभ पहुंचा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी की कार्रवाई हुई और आपको बता दें कि इसको लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास न्यूज 18 की टीम से बातचीत की। खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर जिस तरह से ईडी की सर्च हुई, क्या कुछ रहा ईडी की सर्च में और अब आगे क्या तैयारी? हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, दिन भर कल आपके यहाँ ईडी की टीम आई, क्या रहा, क्या आउटकम निकल करके आया? पहले ये चीज समझ में भी नहीं आ पाई और केस के बारे में भी कुछ डिटेल नहीं आ पाई थी। अब क्या रहा पूरा दिन? देखिए, ईडी की टीम सुबह 7 बजे आ गई थी। ईडी की टीम जब आई तो उन्होंने जो मुझे नोटिस दिया उसमें कहा हम सिर्फ प्रीमिसेस की सर्च का हमारे पास नोटिस है। मैं कहा किस मामले में करोगे? सर, सर्च हम करेंगे, उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे। आप सर्च कर सकते हो। जैसलमेर स्थित फतेहगढ़ के एसडीएम हनुमाना राम को 29 अप्रैल तक जेल। आपको बता दें कि रिमांड खत्म होने के बाद एसओजी ने कोर्ट में पेश किया था। एसडीएम हनुमाना राम पर आरोप है कि एसआई परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट के रूप में नरपत राम नाम के शख्स की जगह एग्जाम में बैठे थे। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की टीम जयपुर में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। 40,000 करोड़ की बेटिंग ऐप स्कैम मामले में छापेमारी के लिए ईडी की टीम छत्तीसगढ़ से आई है। दुबई बेस्ड ये ऐप कई तरह के सट्टेबाजी के कारोबार से जुड़ा है। इस मामले में पिछले महीने एजीटीएफ ने जयपुर में कार्रवाई की थी। यह रिपोर्ट देखिए। महादेव बैटिंग ऐप की जांच, राजस्थान तक पहुंची आंच। जयपुर के स्वेज फार्म मानसरोवर इलाके में ईडी की रेड।
अलग अलग राज्यों में 15 ठिकानों पर सट्टेबाजों का छापा। महादेव बैटिंग ऐप मामले के अंदर छत्तीसगढ़ की ईडी की टीम ने ये जो एप्पल रेजिडेंसी है स्वेज फार्म सोडाला इलाके के अंदर, यहाँ पर जो रेड है वो यहाँ पर डाली है। इसका फ्लैट नंबर 305 जो है। जयपुर में महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के सट्टेबाजी घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ से आई ईडी की टीम ने जयपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें सोडाला इलाके में एप्पल रेजिडेंसी के फ्लैट संख्या 305 में सबूत खंगाले गए। बताया जा रहा है कि ये फ्लैट भरत दादीज के नाम है, जो ड्राई फ्रूट के कारोबार से भी जुड़ा है। ईडी को शक है कि कारोबारी का महादेव बैटिंग ऐप के संचालक और वित्तीय लेन देन में खास भूमिका है। इससे पहले भी जयपुर के मानसरोवर इलाके में इस गिरोह से जुड़े लोगों को पकड़ा गया था। पिछली कार्रवाई में ईडी ने लैंड रोवर डिफेंडर और वोल्वो XC60 जैसी लग्जरी कारें जब्त की थी। इसके अंदर बताया जा रहा है कि कई लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो भी यहां पर मिली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले AGTF जो है उसकी विगत महीने जो है वो भी यहां पर कार्रवाई यहां पर जो देखी गई थी। और इस जो ईडी की कार्रवाई को दुबई से बताया जा रहा है कि जो महादेव बैटिंग ऐप है उसका जो संचालन है वो दुबई से यहां पर किया जा रहा था और उसके तार कहीं ना कहीं यहां से जो है वो जुड़े हुए हैं। देश भर में करोड़ों की ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले महादेव बैटिंग ऐप केस में परिवर्तन निदेशालय की तरफ से सोमवार को कार्रवाई की गई, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई, संबलपुर, जयपुर समेत 15 स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए। महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाला मामले में इस छापेमारी का उद्देश्य महादेव बैटिंग ऐप के जरिए हुए कथित हवाला लेन देन, क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और फर्जी कंपनियों से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करना है। ये मामला करीब 40,000 करोड़ के लेन देन से जुड़ा है। एजेंसियों को इसमें कई राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और रसूखदार लोगों की मिलीभगत के सुराग मिले हैं। महादेव बैटिंग ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए पोकर, कार्ड गेम्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों पर सट्टा लगाया जाता है। इसका संचालन दुबई से किया जा रहा था और देश भर में पहले अपने नेटवर्क के जरिए यह अवैध कारोबार चला रहा था। ईडी की यह कार्रवाई PMLA एक्ट के तहत की जा रही है। एजेंसियों को इस रेड से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ईडी की टीम फिलहाल जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर कोटा से है, जहां नए अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी विंग में डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर्स ने सड़क हादसे में घायल एक युवक मनीष पांचाल के साथ उनके पिता का भी ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर ने बिना पूछताछ किए हुए घायल युवक के पिता जगदीश पांचाल को आनन फानन में ओटी कक्ष में बुलाया और एनेस्थीसिया दे दिया, हाथ के कट लगा करके ऑपरेशन कर दिया। जबकि जगदीश पांचाल को किसी तरीके की कोई चोट नहीं थी। वो तो अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए परिजन के रूप में अस्पताल आए थे। जगदीश पांचाल ने समझा कि उनको घायल बेटे के लिए ब्लड की जरूरत होगी, इसलिए ओटी में बुलाया, लेकिन डॉक्टरों ने तो सीधे उनके हाथ का ऑपरेशन ही कर डाला। ऑपरेशन था मेरा, ऑपरेशन के बाद पिताजी बिठा दे मैंने। अब ये सर मेरी बात सुनो, ऑपरेशन रूम में मेरे को ले गए। अब ऑपरेशन रूम में ले जाते मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया, मैं बाहर निकला, मैंने पिताजी देखे, पिताजी नहीं दिखे मेरे को। अब इनका भी ऑपरेशन हो गया सर। मैं सामने एक मामला आया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण जो अटेंडर है, मरीज का अटेंडर है, उसका ऑपरेशन कर दिया। उसमें क्या हुआ, एक मरीज है जिसका नाम है मनीष पांचाल, उसके क्या 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके टांग की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। तो उनके फादर जगदीश जी पांचाल ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। अंदर से डॉक्टर ने या किसी अटेंडर ने आवाज़ लगाई कि जगदीश, तो वो उन्होंने बोला कि मेरे बेटा अंदर है, तो मेरे को लगाई होगी। तो ठीक, जगदीश आपका नाम है कि हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो अंदर। उन्होंने ये सोचा कि मेरे बेटे को खून की जरूरत है, तो अंदर गए, उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, तो उन्होंने उस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उनके यहाँ पर 7-8 टाँके लगा दिए और उनका ऑपरेशन हाथ का कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, डॉक्टर्स की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए।
देखिए, अटरू निवासी एक युवक है मनीष पांचाल, जिसका सड़क हादसे में घायल होने के बाद ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन होने के बाद वो अपने पिता का ओटी के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन उनके पिता को जब डॉक्टर ने बुलाया और उनको बेहोशी की दवा देने के बाद उनका ही ऑपरेशन कर दिया। यानी कि गफलत इस तरह की कि बेटे के ऑपरेशन के साथ साथ पिता का भी ऑपरेशन कर दिया और डॉक्टरों की टीम इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। हालांकि इस मामले में मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता शर्मा का कहना है कि जल्दी कमेटी गठित कर जांच की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल कि डॉक्टर न मरीज से पूछताछ करते हैं, न जानकारी जुटाते हैं और इतनी बड़ी लापरवाही कि उनको किसी तरह की कोई चोट नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं और सीधा ओटी में बुलाते हैं और बेहोश करने की दवा देकर ऑपरेशन तक कर डालते हैं। और जो मरीज का पिता था, जो जगदीश पांचाल, उन्होंने समझा कि मेरे बेटे के ऑपरेशन के दौरान ब्लड की जरूरत होगी, शायद इसलिए मुझे बुलाया है और इसी दौरान उसको सुलाकर जो है ऑपरेशन करने की प्रक्रिया तक शुरू कर देते हैं। लेकिन अब पूरा मामला सामने आने के बाद पूरे अस्पताल में हालांकि हड़कंप मचा हुआ है। कहां किस तरह से लापरवाही, कौन कौन डॉक्टर इसमें शामिल हैं, क्यों नहीं जानकारी जुटाई गई, ये कई बड़े सवाल है जिनका जवाब फिलहाल तो डॉक्टरों के पास नहीं है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि इस मामले में जल्द जो है कमेटी गठित कर जांच की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर 2-3 दिन पुराना इस मामले को क्यों दबाया गया, क्योंकि जब पीड़ित के पिता ने इस मामले की शिकायत की तो डॉक्टरों का कहना है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल ओम प्रकाश, ये बड़ी लापरवाही है और ये जांच का विषय भी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान में पंचायतों और निकायों के परिसीमन को लेकर के सियासी पारा गरमाया हुआ है। कई गांवों के लोगों ने पुनर्गठन को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई, तो वहीं अपनी आवाज सरकार पर पहुंचाने के लिए कलेक्ट्रेट से लेकर तहसील तक प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर जबरदस्ती गांवों का परिसीमन कर दूसरे पंचायतों में जोड़ा गया तो वो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये देखिए, जगह जगह से तस्वीर आई है। अजमेर, भरतपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, दौसा और कोटपुतली की तस्वीर है, जहां पर अब लोग सड़कों पर उतरे हैं और देखिए कैसे परिसीमन के खिलाफ सड़कों पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आए हैं। कलेक्ट्रेट से लेकर तहसील तक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली हैं। चाकसू नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर के शिकायत करना भाजपा पार्षद को महंगा पड़ गया है। वार्ड में गंदगी को लेकर के नाराज भाजपा पार्षद आशीष गुप्ता ने जब सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए तो मामला इतना बढ़ गया कि सफाई निरीक्षक व कर्मचारियों ने कथित रूप से उनके साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि सफाई निरीक्षक समेत नगर पालिका के कुछ कार्मिक पार्षद के घर पहुंचे, वही उनके साथ मारपीट की है। इस दौरान पार्षद के कपड़े तक फट गए। पार्षद आशीष गुप्ता ने यह आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उनके घर में घुसकर हमला किया है। घटना के बाद नाराज पार्षद और वार्डवासी एकजुट हो गए और सफाई निरीक्षक को निलंबित करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये वहीं से 5 मिनट बाद ही कि आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैं नगर पालिका ही हूँ, कि हम आपके वार्ड चल रहे हैं, आप आ जाओ। मैंने चलो आ जाओ, मैं पहुँच रहा हूँ। तो मेरे पहुँचने से पहले पहुँच गए। वहाँ जाके घर पे ये घंटी बजाते हैं और घर के अंदर जो लेडीज आती है तो उनको बोलते हैं आप निर्माण स्वीकृति ले रखिए कि मकान की। तो घर की मेरी वाइफ बोलती है कि नहीं है, हमारे तो पति पार्षद हो, निर्माण स्वीकृति सब ले हुई है, कि नहीं कागज़ दिखाओ, कि कहीं कागज़ दिखोगे आप। तो ये हम व्यवहार करने लगे लेडीजों से और धक्का मुक्की करने लगे। दौसा में कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा को फोन पर गालियां और धमकी देने का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद खुद कांग्रेस के विधायक दीनदयाल बैरवा अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी सागर राणा से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन इस तरीके की ऑडियो को उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने की संभावना के कारण ज्यादा तूल नहीं दिया। लेकिन अब जो धमकी मिली है उस पर यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है। दौसा से ये जानकारी, धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वो की गई है। विधायक को फोन पर गालियां और धमकी मिली है। सोशल मीडिया पे मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरी बच्ची के बारे में उधर गालियां दी गई है। उस मामले को लेकर मैंने एसपी साहब से हमारे जो कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क किया है। क्या कुछ आश्वासन मिला है एसपी साहब की तरफ से?
अब इनका देखो, जिले के मालिक हैं, सरकार ने इनको यहाँ लगा रखा है, अब ये क्या कार्रवाई करते हैं। और अब खबर जयपुर से है, जहां 32 लाख रुपए की चोरी का खुलासा हुआ है। चोरी की इस वारदात को नौकर ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे आगरा से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने बीती 30 मार्च को एक ज्वेलरी शॉप में 32 लाख की चोरी की थी। और बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में है कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नौकर ने ही वारदात को अंजाम दिया है। 32 लाख की चोरी का खुलासा हुआ है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा से गिरफ्तारी की गई है। और ये पूरा मामला क्या रहा वो आपको बता दें। आरोपी ने बीती 30 मार्च को एक ज्वेलरी शॉप में 32 लाख की चोरी की थी। और पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है और 32 लाख की चोरी का खुलासा किया है। बूंदी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां इनकम टैक्स विभाग ने मटकी बेचने वाले विष्णु कुमार प्रजापति को करीब 10 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलने के बाद से पीड़ित परेशान है और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। मटकियां बेचने वाले को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस। आयकर विभाग की लापरवाही से उड़ी पीड़ित की नींद। मदद के लिए लगा रहा आयकर विभाग के चक्कर। एक मटकियां बेचने वाले को इनकम टैक्स विभाग ने टिका दिया 10 करोड़ 61,83,000 का नोटिस। मामला बूंदी के झालीजी बराना गांव का है, जहां के विष्णु प्रजापत को ये नोटिस इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दिया है और सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के साथ विष्णु प्रजापत का लेन देन इनकम टैक्स विभाग ने दिखाया और इसी एवज में 10 करोड़ 61,83,000 की राशि का नोटिस भी विष्णु को दे दिया है। ये है बूंदी जिले के झालीजी का बराना का रहने वाला विष्णु कुमार प्रजापति। मटकियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। मासिक आमदनी 10,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में आयकर विभाग के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस विष्णु के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 10.5 करोड़ रुपए जमा कराने का आयकर विभाग को नोटिस जब से विष्णु को मिला है, उसकी नींद उड़ गई है। पीड़ित विष्णु प्रजापति की माने तो उसे 11 मार्च को बूंदी आयकर विभाग का नोटिस मिला, जिसमें सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के 10 करोड़ 61,82,000 का विक्रय लेन देन 2020 से 21 में किया जाना बताया गया। जबकि सच्चाई ये है कि विष्णु प्रजापति इस तरह के किसी शख्स को जानता ही नहीं है। मुझे 11 मार्च को इनकम टैक्स की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें 10 करोड़ 61,83,000 का ट्रांजैक्शन हो रखा है। मैं कभी मुंबई नहीं गया, मैं गरीब फैमिली से हूँ, मटकियों का काम करता हूँ। अब मैं इतना पैसे कहाँ से चुकाऊंगा, मैंने किया नहीं है। ये पता नहीं मेरे नाम से किसी ने फर्म बना के और इतना ट्रांजैक्शन कर रखा है, फर्जी कंपनी बना के, जिसमें ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड वगैरह का व्यापार कर रखा है दूसरी कंपनी से, जिसकी जानकारी मुझे नोटिस प्राप्त हुआ जब मिली। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी मुंबई गया। विष्णु ने जब आयकर विभाग, जीएसटी विभाग की वेबसाइट पर तथ्यों की जांच की तो पता चला कि 19 मार्च 2020 को गिरगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में भूमिका ट्रेडिंग के नाम से एकल स्वामित्व फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। उक्त फर्म के रजिस्ट्रेशन में विष्णु के आधार, पैन और अन्य दस्तावेजों का प्रयोग हुआ। अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये लेन देन किया गया, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, यानी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से जीएसटी फर्म रजिस्टर की गई और इसी आधार पर आयकर विभाग ने विष्णु को नोटिस भेज दिया। जबकि विष्णु के दस्तावेजों के आधार पर विष्णु के पीछे बड़ा खेल हो गया। इन्होंने 2019-20 में
किसी कंपनी में अपने दस्तावेज आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह लगाए थे, वहाँ से इनके दस्तावेजों के अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ने एक फर्म रजिस्ट्रेशन करवा के उस पर सोने का डायमंड्स का लेन देन किया है फर्म पे। उस फर्म पर के नाम से 10 करोड़ के लगभग इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया है। उसके संबंध में परिवार पर जांच की जा रही है। ये खुद प्रजापति हैं और मिट्टी का काम करते हैं, बर्तन बनाने का। इन्होंने अपने कोई निजी कार्य से किसी फर्म में काम किया था, उस समय आधार कार्ड पैन कार्ड लगाए थे, वहाँ से ही इनके आधार कार्ड पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वो फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया है। जानकारी में ये भी बात सामने आ रही है कि उक्त फर्म द्वारा एक अन्य कंपनी के साथ राशि 2 करोड़ 83 लाख 22,195 रुपए का वित्तीय लेन देन किया गया है, जिससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। 19 मार्च 2020 से लेकर 1 फरवरी 2021 की समय अवधि के मध्य उक्त लेन देन होना पाया, जिसके विष्णु को कोई जानकारी नहीं थी। यानी फर्जी दस्तावेजों के साथ फर्जी फर्म रजिस्टर कर ली गई, उससे लेन देन कर लिया गया और उससे खरीद दिखा दी गई। अब इस पूरे मामले में आयकर विभाग अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा, लेकिन इस भारी भरकम नोटिस ने कहीं ना कहीं विष्णु प्रजापत को तो मुसीबत में डाल ही दिया था। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 बूंदी।